अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। NA-75 डस्का का फातेह कौन, फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने PTI को कल तक शवाहिद जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया, अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नताइज का ऐलान करेंगे। रिटर्निंग अफसर ने बताया 18 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लीगी उम्मीदवार ने दिया। 150 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में से सिर्फ 10 पर ही अंगूठों के निशान है, जबकि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज व्हाट्सएप पर भी न मिले। नौशीन इफ्तिखार ने इल्जाम लगाया कि DSP ने न सिर्फ उन्हें जान से मारने की धमकी दी, कारकुनों पर भी तशद्दुद कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ऐसी फजा हो कि वोटर वोट न डाल सके तो फैसला मुख्तलिफ होगा। अगर साबित हो गया कि इलेक्शन ठीक हुए तो नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, NA-75 डस्का का फातेह कौन, फैसला नहीं हो सका है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को कल तक शवाहिद जमा कराने की मोहलत दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया है कि अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नताइज का ऐलान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 18 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट लीगी उम्मीदवार ने दिया। 150 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 में से सिर्फ 10 पर ही अंगूठों के निशानात हैं, जबकि 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज व्हाट्सएप पर भी नहीं मिले। नौशीन इफ्तिखार ने इल्ज़ाम लगाया है कि DSP ने न सिर्फ उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जबकि कारकुनान पर भी तशद्दुद कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ऐसी फिजा हो कि वोटर वोट न डाल सके तो फैसला मुख्तलिफ होगा, लेकिन अगर साबित हो गया कि इलेक्शन ठीक हुए तो नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। बावडा इन, रशीद आउट। खबर की तफसील कुछ ही देर में। चित भी मेरी, पट भी मेरी। डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने पर नून लीग मुसलसल बयानात बदल रही है। PTI 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग पर राजी हुई तो अब नून लीग पूरे हल्के का मुतालबा कर रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन। वजीर आजम इमरान खान ने हुक्म दिया, हमने चैलेंज कबूल किया, लेकिन अब नून लीग भाग रही है। NA-75 से PTI उम्मीदवार अली असजद ने लीगियों पर मौकिफ से मुकरने का इल्जाम लगा दिया। अब वो जो उनकी कंप्लेन है, जो रिटन है, इन राइटिंग है, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए और अब वो कह रहे हैं जी नहीं 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 नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन, ये तो एक दिखावा था, असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था वो। लेकिन नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं 20 पोलिंग स्टेशनों को मुतनाज़ा बनाकर बाकी हल्के में वोट चोरी किए गए। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के साथ इन्होंने लोगों को रोका है, क्या वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए? जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। नौशीन इफ्तिखार का कहना है, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करेगा। बात सिर्फ NA-75 की नहीं, बल्कि उनके फैसले से पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल कायम होगी। अब सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग के लिए बड़ा धचका क्या है वो जानिए। परवेज रशीद को इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज रशीद ने अपील की थी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा झटका, परवेज रशीद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ न मिल सका। पंजाब हाउस के नादहिंदा होने पर सेनेट के लिए कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए। मेरे पे बाबर रहमते साहब का जो इलेक्शन से पहले इलेक्शन इंजीनियरिंग करने का जो एक मंसूबा था, आज उन फैसलों को लेके धुंध वाले जो हैं वो अंधेर नगरी मचा रहे हैं। मैं अपने लिए इंसाफ लेने के लिए शायद अब कदम ना बढ़ाऊं। परवेज रशीद का कहना है कि उन्हें जिस जुर्म की सजा दी जा रही है, ये जुर्म वो बार बार करते रहेंगे। कि इस अंधेर नगरी को आज मैंने बेनकाब किया है और आइंदा भी सेनेट के फ्लोर पे नहीं तो बाहर सड़क पे, गली में, चौराहे पे, आपके सामने जहां मौका मिलेगा, इनके इस धुंध को और अंधेर नगरी को बेनकाब करता रहूं। लीगी रहनुमा के वकील का कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा के लिए अच्छी खबर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के उम्मीदवार को क्लीन चिट दे दी है। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। फैसल वाडा सेनेट इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सेनेट इलेक्शन 2021 की समाअत हुई, जहां वफाकी वजीर के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। कादिर मंदोखेल साहब की अपील डिसमिस कर दी है कोर्ट ने और ये कहा है कि फैसल वाडा साहब अल्लाह के हुक्म से जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं ऑफिस में। फैसल वाडा के खिलाफ अपील कंदा कादिर मंदोखेल एडवोकेट का कहना था कि मेरे पॉइंट को ना तो फैसल वाडा के वकील ने अपोज किया है, ना ही अदालत ने सुना है। फैसल वाडा कि मनी ट्रेल में पूछना चाह रहा हूँ तमाम मीडिया के सामने, मुझे जवाब नहीं मिल सका, मुझे तारीख नहीं मिल सका, मुझे उसके टैक्स चोरी का जवाब नहीं मिल सका, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल सका जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में 2018 के इलेक्शन में ये कहा कि मेरे पास अमेरिकन या किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीदवार के सादिक या अमीन होने का फैसला रिटर्निंग अफसर के दायरे कार में नहीं आता। आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का फैसला आईनी अदालत कर सकती है। दरखास्त गुजार के एतराज मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला दुरुस्त है। पोलिंग होगी या नतीजा आएगा, तफसील कुछ देर बाद। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुकम्मल होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, आवाम का हक है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ और करप्शन से पाक हों, किसी को सेनेट इलेक्शन में शफाफियत पर एतराज़ नहीं। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे जुल्फ़रनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़रनैन इकबाल, दो चीज़ें बताइएगा, एक तो क्या कल कोई फ़ैसला आ सकता है, और आज जो समाअत हुई है दौरान समाअत क्या रिमार्क्स सामने आए जज साहिबान के? देखिए, कल के लिए तो रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं उन्हें और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक नाइक आज पेश हुए। इन दोनों को आधा आधा घंटा दिया अदालत ने। आधा ही घंटा दिया गया मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर जफरुल्लाह को और सिंध बार काउंसिल के बैरिस्टर सलाउद्दीन को। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 10 मिनट वो लेंगे अपने जवाब में। तो मामूल में जो 2 से सवा 2 घंटे की समाअत होती है, अगर इसी रूटीन के ऊपर जो पैटर्न अदालत ने आज अपने हुक्मनामे में लिखवाया है, अगर समाअत चलती है तो एन मुमकिन है कि जो समाअत है सदारती रेफरेंस पर जवाब अटॉर्नी जनरल का आने के बाद वो मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके बाद अगर जजेस किसी नतीजे पर पहुंचे तो मुमकिन है कल ही अपना मुख्तसर अपनी राय दे दें, या फिर उसके लिए अगर वो बेहतर समझेंगे तो तफसीली राय के लिए कुछ दिन का वक्त लेंगे। आज जो समाअत हुई उसके अंदर रजा रब्बानी की जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई पैसा लेने का कहीं शवाहिद होंगे तभी करप्शन साबित हो सकेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 2 लोग कोने में जाकर आपस में बातचीत करें तो इसके कोई गवाही नहीं दे सकता कि किसी ने क्या बात की है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो करप्शन है सेनेट इंतखाबात में वो बराह रास्त लिंक होती है वोट के डाले जाने से। जब वोट का जायजा नहीं लिया जा सकता तो उसके बगैर कैसे किसी की करप्शन को पकड़ा जा सकेगा। रजा रब्बानी ने इस पर कहा कि बाज़ औक़ात इसलिए भी लोग पैसा देते हैं कि कोई बंदा वोट डालने के लिए ना जाए, तो ऐसी सूरत में जब बैलेट कास्ट ही नहीं हुआ तो कैसे करप्शन को पकड़ा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी शफाफियत के खिलाफ नहीं है, शफाफ और करप्शन से पाक सेनेट इंतखाबात अवाम का हक है, सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार के ऊपर अब तक के खिलाफ सामने आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़रनैन इकबाल। डस्का में इलेक्शन के दिन क्या हुआ, रीपोलिंग कहां कहां होनी चाहिए, किसने धांधली की और फायरिंग किसने कराई, नून लीग और तहरीक इंसाफ में लफ्जी गोलाबारी जारी है, आप भी देखिए। इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है। 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आने तक नून लीग की तरफ से नताइज तस्लीम किए जाते रहे। जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, नाकाम है कौम को ये बताने में कि ये कहां गए थे। जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया। जो धांधली का पैरोकार है इमरान साहब खामोश रहे। डीसीओ सियालकोट, कमिश्नर गुजरांवाला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फोन बंद है। तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि ये हक NA-75 के अवाम को वापस दिया जाए। यही हमारा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह इनको वही हज़ीमत उठानी पड़ेगी।
सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबिता किया और इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने हिमायत का यकीन दिलाया, कहा उनकी जमात के चारों अरकान असेंबली पीडीएम के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। बात का बतंगड़ मामला है क्या, जानिए कुछ देर में। सेनेट इलेक्शन में भी धुन की गूंज। सिंध असेंबली में सेनेट इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर एजाज अनवर ने कह दिया, कराची का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ धुन का कोई मसला नहीं होगा। 2 से 5 तक पोल होगी इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल्डिंग को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया है और पोल के इख्तिताम के बाद इंशाल्लाह वहीं काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद इंशाल्लाह आपको नताइज से आगे किया जाएगा। नहीं, धुंध तो कोई नहीं है, कराची का मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है 3 मार्च को बहुत अच्छा मौसम होगा और धुंध का कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तक ये फाइनल नहीं हुआ कि खुफिया होंगे या ओपन होंगे, ठीक है, इंतखाबात में, तो किस तरह आप इसको प्रिपेयर करेंगे, किस तरह तैयारियों को अपनी शक्ल देंगे, क्योंकि अब तक ये तो फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखिए, हमारे पास जो कानून मौजूद है इस वक्त, जाहिर है उसी कानून के तहत हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ फैसला होता है तो जहाँ कोर्ट मैटर है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो मैं इस में कुछ भी नहीं कहूँगा। कोर्ट का जो फैसला होगा डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल करेगा, लेकिन जो मौजूदा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में नाकामी पर नून लीग की चीखें निकल रही हैं। इमरान खान का दामन साफ है, इसीलिए दोबारा पोलिंग की पेशकश की गई है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि MQM से मुतालिक सादा सी बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की गई। मीडिया ने बहुत मसाला बना के बड़ी खबर बनाने की कोशिश की गई है। आई गेस मीडिया का ये काम होता है। सादा सी बात थी जी, हमारी पहले हैदराबाद में मीटिंग हुई MQM के हेडक्वार्टर्स में, उसके बाद हम गए GDA के पास। वहां पे जब हम पहुंचे तो 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से पहुंचे थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि इतनी देर आप वहां पे थे तो क्या बात हो रही थी। तो मैंने कहा जी वहां पे कोई एक मालिक नहीं है जो एक बात करे और वो बात फाइनल हो जाए, तो वहां पे तफसीली बात होती है और उसकी वजह से टाइम भी लगता है और जाहिर है ज्यादा फिर मुश्किल प्रोसेस भी होता है। एक जमहूरी जमात है, तरीके इंसाफ की जगह, जहां पे कोई एक फर्द वाहिद तमाम फैसले नहीं करता है। ये इतनी सादा सी बात थी जिसको इतना उन्होंने बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की। जाली अकाउंट स्कैंडल में सबसे बड़ी रिकवरी, मंजूर कादिर काका को करोड़ों रुपए रिश्वत देकर सरकारी अराजी पर सोसाइटी बनाने के मुल्जिम एहसान इलाही का एतराफ जुर्म। 21 अरब रुपए मालियत की 562 एकड़ अराजी प्ली बार्गेन के जरिए सरकारी कब्जे में वापस आ गई। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में सरकारी जमीनों के गबन का ड्राप सीन, प्राइवेट बिल्डर्स एहसान इलाही का एतराफे जुर्म, 562 एकड़ अराजी सरकार को वापस मिल गई। नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन थी, 21 अरब रुपए की मालियत की ज़मीन आज नैब ने प्ली बार्गेन के जरिए रिकवर की है। नैब के मुताबिक 2012 में गुलाम हुसैन हिलारी और यूसुफ ईदी को 562 एकड़ जमीन मुंतकिल की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी शाजीर शमून, DC मलिर काजी जान मोहम्मद, गुलाम मुस्तफा फुल जमीन ट्रांसफर करने वाली कमेटी के रुकन थे। बुनियादी तौर पर 29 एकड़ प्राइवेट जमीन से मलिर बिन कासिम में 562 एकड़ सरकारी जमीन का एक्सचेंज किया गया। 262 एकड़ जमीन स्टील मिल्स की मलकियत थी। एहसान इलाही ने DG बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर को 3.5 करोड़ रुपए रिश्वत देकर हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी ली। एहसान इलाही से 262 जबकि 8 बेनामी दारों से 300 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई। DG नैब रावलपिंडी का प्ली बार्गेन की मंजूरी के लिए एहतिसाब अदालत से रुजू। जज मोहम्मद बशीर ने मुल्ज़म का एतराफी बयान देखने के बाद प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। और खबर है लाहौर से, जहां आग लगने से 2 बच्चों की हलाकत मां के हाथों हुई। मुल्ज़िमा ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ भी कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। आतिश ज़दगी में 2 कमसिन भाइयों की हलाकत, मां ने ही जिगर गोशों को कत्ल किया। दौरान तफ्तीश लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए।
वाकया गुज़िश्ता रोज मांगा मंडी में पेश आया। कमरे में लगी आग ने 3 साला अब्दुल रहमान और 2 साला फैजान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। जिंदा बच जाने वाले 5 साला अजान ने जानबूझकर आग लगाने की वारदात अपनी आंखों से देखी। अजान का बयान पुलिस तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया, जबकि तंजीला ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि शौहर से झगड़े के बाद इंतहाई कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। एक खबर कराची से, जहां ट्रैफिक हादसे में एक और मासूम जान चली गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में तेज रफ्तार हाई रूफ की टक्कर से 9 साल की बच्ची जाँ बहक हुई, जो पानी भरने के लिए गई थी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची का ट्रैफिक जाने निकलने लगा, एक और मासूम की जान चली गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में 9 साला सईदा बतूल को तेज रफ्तार हाई रूफ ने टक्कर मार दी। हम तो घर पे से बच्ची पानी लेके आ रही थी बोतल, तो गाड़ी लगी, उसको बंदा भागता हुआ आया कि भाई गाड़ी लगी है बच्ची को। गए तो वो तो गाड़ी भाग गया था। फिर आगे जाके बंदों ने पकड़ा उसको, पकड़ के ले आए, अभी थाने में आए। वहाँ से आ रही थी पानी भर के, रक्शे में जैसे पानी रखा ना, तो वो बैठ रही थी रक्शे में बैठने के लिए। फिर जा रहे थे घर वाली साइड पे, एकदम शायद थोड़ी सी बाहर निकली, एकदम वहाँ से ठुकी और वहाँ जाके गिरी हाई रूफ। टक्कर मारने के बाद हाई रूफ ड्राइवर ने रुकना भी गवारा न किया और फरार हो गया। बच्ची जैसे रोड क्रॉस किया, हाई रूफ वाले ने मारा है, मार के और भाग रहा था इधर से, वो रोड पे उस तरफ जाके गिरी है बच्ची। 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर की सईदा अपने घर वाले ही नहीं, सारे रिश्तेदारों की भी लाडली थी। वालदा घरों में काम करके गुजर बसर कर रही थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कश्तियों का पुल दिखाएंगे कुछ देर बाद। रेस कोर्स क्लब लाहौर के अगब में वाक़े मुस्तफ़ा कॉलोनी मसाइल का शिकार है। खराब सीवरेज सिस्टम के बायस गटरों का पानी इलाके के खाली प्लॉट्स में जमा होने लगा है। कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इदरीस हुकूमत से मुख्तलिफ अंदाज में अपील कर रहे हैं। मोहम्मद इदरीस मेरा नाम है, क्योंकि PP 170 में आता है। अल मुस्तफ़ा कॉलोनी इसका नाम है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ये गंदे पानी का है। सीवरेज की नाकाफी होने की वजह से ये बाहर पर पानी जा रहा है, और साथ साथ ये देखो प्लाट में चला जाएगा, और ये प्लाट दोनों भर जाते हैं। कम से कम ये इतना गहरा पानी है, ये देखो बच्चे गिरे भी हैं। ये जो रस्सा आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये भी हम अपनी मदद के आपके तहत बनाया है। वोट लेने के लिए आते हैं, तो उसके बाद कभी मिलने के लिए जब वो मिलते भी नहीं हैं। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें भी हक है इधर रहने का, हमें भी साफ माहौल चाहिए। ये देखो हम टैक्स देते हैं, इधर से गुजर के वो सामने मस्जिद है, हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। खुदारा हमारी बात पहुँचाएँ आला हुकाम तक, ताकि हमें भी बुनियादी सहूलत मिल जाए। और कराची में गुजर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज़ भी जारी है। 6 रोज़ के दौरान 400 के करीब पुख्ता यूनिट्स मिसमार कर दिए गए हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, गुजर नाले पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को 6 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, और इन 6 दिनों में लगभग 400 के करीब रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 5% से लेकर 100% तक ये यूनिट्स मिसमार किए गए हैं, और KMC के ज़राए का ये कहना है कि काम अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। नाले के दोनों तरफ 30 फुट जगह खाली कराई जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया का भी कहना है कि जिन लोगों के निशानात लगे हैं उनको उनके चेकों की अदायगी भी साथ साथ की जा रही है। इस वक्त भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा का काम मुकम्मल हो चुका है, यानी मजमूई तौर पर 2 किलोमीटर का रकबा जो है वो तजावुज़ात से क्लियर कराया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ज़ख्मी हुआ था जिसे तिब्बी इमदाद दी गई है, लेकिन इलाके में इस वक्त भी जिन लोगों के यूनिट टूटे हैं वो अफसरदा भी हैं, गमगीन भी हैं, क्योंकि कार्रवाई ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रही है। लिहाजा जिन लोगों को चेक मिले हैं वो खासे मुतमईन भी नज़र आते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगले चेक उन्हें कब किस तरह दिए जाएंगे इस बारे में इंतज़ामिया उनको कोई मुकम्मल रहनुमाई फराहम नहीं कर रही। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम।
ठहर जाएं तो गुजरगाह बन जाए, पानी आ जाए तो भी मुसाफिरों को दरिया पार कराएं। ये कैसी नैया है और कहाँ का दरिया है जो अब तक आपने नहीं देखा? आइए अनदेखा पाकिस्तान में देखते हैं। कश्तियों का पुल। दरियाए सतलुज के एक जानिब बहावलपुर है तो दूसरी जानिब लोधरा। ये जो पुल बनाया गया है इनको देखकर यूँ ख्याल आता है और जो सुना भी जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो यही बात है, जब पानी चला तो उस वक्त कश्तियाँ चला करती थी और जब पानी कम होता गया तो साथ ही साथ में जिनसे कश्तियों के पुल बन गए। दरिया में पानी की सतह जमीन से मिल जाए तो कश्तियों के जरिए पुल बना दिया जाता है। पुल बनाने में जो है ना 2-3 दिन लग जाते हैं और कश्ती लाने के बाद जो है ना वो गार्डर होते हैं, वो स्टैंडा होते हैं। उस स्टैंड के जरिए ये पुल कामयाब होता है। पानी बहुत गहरा आ जाए तो पुल टूटने का खतरा हो जाता है। मेहनत इसकी ज़्यादा छांटे पर रस्से पर होती है। रस्से जब पूरे कसे हुए ना हो या अगर रस्से ढीले हो तो वो पुल कामयाब नहीं होता, पुल टूट जाता है। गुजरने वाले अफराद पुल की मजबूती पर इतना भरोसा करते हैं कि पैदल ही नहीं, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और मवेशी भी दरिया के उस पार ले जाते हैं। ये पुल ना हो तो इस तरह तो फिर इसके लिए इधर के लोगों को जो तकरीबन को 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। जो पुल बनाया गया है मुल्तान रोड के ऊपर कि अगर पानी ज़्यादा हो तो ये 15 से 16 कश्तियाँ को पुल बन जाता है और इसी तरह जैसे जैसे पानी कम होता है उसी हिसाब से कश्तियाँ भी कम हो जाती हैं। 4-4, 5-5 कश्तियों पर ये पुल बन जाता है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद इस जगह का नक्शा बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर वो उन कश्तियों को हटाकर पुल को हटाकर फिर कश्ती के ज़रिए ही आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखा जाता है।
तभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कोलंबो, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा श्रीलंका। कोलंबो हवाई अड्डे पर इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। तैयारा उनका इस वक्त लैंड कर गया है और अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस तैयारे से उतरेंगे और उनके लिए यहाँ पर इस्तकबालिया तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। बड़ी अहमियत का हामिल ये 2 रोज़ा दौरा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किया जा रहा है। तिजारती लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा है और तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल हैं। गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको पेश किया जाएगा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से से भी मुलाकात होगी और 2 तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख़याल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताएँ कि जिस तरह मैंने बताया कि श्रीलंका पाकिस्तान के ज़रिए चीन को श्रीलंका में मज़ीद सरमायाकारी करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करने की कोशिश भी करवाएगा। और श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अच्छा दरवाज़ा खुल गया है, रेड कार्पेट बिछा हुआ था, दरवाज़ा खुल गया है, बड़ा मुख्तसर सा वफ्द है, आला सतह वफ्द है। इमरान खान उसके हमरा यहाँ पर पहुँचे। इकॉनमी जिसको श्रीलंका फोकस कर रहा है, इंडियन मीडिया में खासी उछल कूद हो लेने देते हैं, कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर मकसद ये होगा कि जो श्रीलंका में मुकीम है मुस्लिम आबादी, उनके मसाइल का तदारुक हो सके। वज़ीर आज़म जहाँ खित्ते के मसाइल पर बात करेंगे, वहाँ मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस, उनके उमूमी रवैयों का जहाँ वहाँ सामना करना पड़ रहा है, उस सब के ऊपर भी बात करेंगे। अब आप इकॉनमी का तस्करा कर रहे थे ना, कोलंबो की कुछ खुसूसियात की बात भी कर लेते हैं। यहाँ का वेदर, यहाँ के मकामात, टूरिज्म खास पहचान, इसके अलावा यहाँ के हर्ब्स, यहाँ की सौगातें जिसको आप कोकोनट और पाम भी कह सकते हैं, वो सब कुछ, तो पाकिस्तान और कोलंबो मिलकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस ज़म में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं किरण, तिजारती लिहाज से इसी वजह से ये बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है। और अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, चंद ही लम्हों की बात है कि जब कोलंबो की सरजमीन पर वो उतरेंगे और फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बड़ी अहमियत का हामिल ये दौरा है तिजारती लिहाज से, ज़ाहिर तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और फिर मुसलमानों के हवाले से जो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कोविड-19 के बाद से ख़ास तौर पर देखने में आ रही हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और यकीनन बड़ी उम्मीदें भी हैं मुसलमानों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस दौरे से कि वो कम अज़ कम अपना मौक़िफ़ श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने रखें। 2 कोर इशूज़ हैं, 2 मुमासलतें हैं कि जो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान है। दहशतगर्दी का सामना हमें भी करना पड़ा, उनको भी करना पड़ा। इकॉनमी हमारे लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, उनके लिए भी वज़ीर आज़म जहाँ से बाहर आ गए। और जैसे हम लोग कह भी रहे थे ना कि एक मुख्तसर सा वक्त होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे छोटे बच्चे सोवेनियर्स पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हमेशा की तरह आज भी बहुत प्लेजेंट एटीट्यूड में, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ में, कोविड SOPs का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। जी हाँ बिल्कुल, अमूमन तनकीद की जाती है उनके ऊपर जब वो पाकिस्तान में होते हैं और अपोजिशन बड़ी तनकीद करती है। लेकिन अब चूँकि 2021 का पहला दौरा है और ये महिंदा राजापक्से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, श्रीलंका के वज़ीर आज़म खुद आए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को लेने के लिए। दूर से एक दूसरे से थोड़े फासले के साथ में थोड़ा सा झुक कर एक दूसरे को पॉजिटिव जेस्चर्स दिए। बिल्कुल नोट करने वाली बात थी। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड-19 का दौर है तो उसमें SOPs का ख्याल रखना है और ज़ाहिर है सरबराह मुमलिकत हैं तो उनकी जानिब से ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का। महिंदा राजापक्से भी मौजूद हैं जो श्रीलंका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके वज़ीर आज़म हैं। सोवेनियर्स यहाँ पर वज़ीर आज़म को पेश किए गए हैं और अब उन्हें यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। माजी में दहशतगर्दी के हवाले से किरण आप जिक्र कर रही थी, तो काफ़ी यहाँ पर श्रीलंका ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काफ़ी जंग लड़ी है और इसमें पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया है। और पाकिस्तान को इस वजह से श्रीलंका के अवाम भी और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी काफ़ी कदर की निगाह से देखती है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में कि जब वो दहशतगर्दों से लड़ रहे थे श्रीलंका की अवाम, श्रीलंका की हुकूमत, तो पाकिस्तान ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। और यही वजह है कि आज बड़ा खैर मकदम किया गया है इमरान खान के इस दौरे का। और जिस तरह तिजारती लिहाज से मैं आपको बता रहा था कि आला सतह की मुलाकातों के अलावा बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट फ़ोरम से भी मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान और श्रीलंका के वज़राए आज़म की मौजूदगी में 2 तरफ़ा ताउन की कई याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये आपको याद दिला दें कि 2021 का पहला बैरून मुल्क दौरा है। इसमें तिजारती वफ़द भी शामिल है जिसमें टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और खेलों की अशिया, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स की सनत के नुमाइंदगान भी वज़ीर आज़म के साथ शामिल हैं। तो इन नुमाइंदों को शामिल करना किरण अपने वफ़द में, तो ये ज़ाहिर करता है कि किस कदर वज़ीर आज़म इमरान खान
संजीदा हैं पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों को लेके, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए। ये जो 2000 सन उसके आगे के जो 10 साल हैं, ये जो पहला अशरा है, ये दोनों मुल्कों के लिए करीबन मुश्किल था और इस सारी मुश्किल से पाकिस्तान ने खुद तो लड़ाई, साथ में श्रीलंका को निकालने की भी कोशिश की। बहुत अच्छे मरासिम भी रहे। इसी सिलसिले में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई हैं और बाकायदा तोपों की सलामी भी दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पहुँचे हैं श्रीलंका और बड़ा शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। 1948 से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे श्रीलंका के साथ। देखिए आप, मैं 2000 की बात कर रही थी और आप बिल्कुल इनिशियल पे ले गए, अच्छा ले गए। चलिए मैं वापस आज के दौर में ले आती हूँ, क्योंकि 2 रोज़ा दौरा है तो इसमें काफ़ी कुछ होना है, काफ़ी अहम मुलाकातें होनी है, MOU साइन होने और इसके अलावा जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इसमें भी हिस्सा रहेगा। बहुत अहम है, क्योंकि जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि इकॉनमी एक कोर इशू है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए। पाकिस्तान के पास में काफ़ी कुछ है जो हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट मिला है, उसमें हमारी नज़रें CPEC के ऊपर भी हैं। वो भी एक ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तान की मईशत के लिए, खित्ते की मईशत के लिए। तो जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो इकॉनमी को आगे लेकर जाती हैं। एक जानिब तो श्रीलंका इसको फोर्सी कर रहा है, इसको देख रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान। हम पूरे इस खित्ते में अच्छे मरासिम चाहते हैं, तवाज़ुन चाहते हैं। वज़ीर आज़म इसके ऊपर भी ख़ास तौर पर फोकस करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और चाइना के हवाले से भी चूँकि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के, तो इसी वजह से श्रीलंका की तरफ से अगर हम देखें तो श्रीलंका ये कोशिश करेगा कि चाइना की इन्वेस्टमेंट करवाई जाए किसी तरीके से श्रीलंका के अंदर, और वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, चूँकि पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल जिस तरह मिसाल दी जाती है कि बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है, और हम देख भी रहे हैं कि CPEC को लेके जो काम तेज़ी से अब चल रहा है, जो मंसूबे बनाए थे उसके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। तो अब कोशिश यही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कि श्रीलंका की यही कोशिश होगी कि इन्वेस्टमेंट करवाई जाए अपने मुल्क में चाइना की, और चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के थ्रू ही करवाई जाए। और इमरान खान के हमरा हम आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी उनके साथ मौजूद हैं। श्रीलंका के सदर और हम मनसब से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम के शोबों पर भी बातचीत की जाएगी। और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने के लिए यकीनन जा रहे हैं। इससे पहले धुनें भी बजाई गई हैं दोनों ममालिक के कौमी तरानों की, और बाकायदा उनको सलामी भी दी गई है। तो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए। दौरा कोलंबो अहमियत का हामिल है और इस दौरे में शेड्यूल अहम मुलाकातें भी हैं। वज़ीर आज़म को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमने आपको दिखाया भी था, जैसे ही जहाज़ के दरवाज़ हुए वज़ीर आज़म चंद कदम उतर कर नीचे आए, छोटे छोटे बच्चे आगे आए, उन्होंने कुछ सवेनियर्स दिए, खूबसूरत जुमलों का और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अच्छा, इस मौके पर वज़ीर आज़म बहुत रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ में, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना धूप निकली हुई चमकती हुई, और वज़ीर आज़म रेड कार्पेट पर आगे बढ़ते हुए कोलंबो पहुंचने के बाद में कोलंबो की फ़ज़ाएं कैसी हैं ये पता भी चल रहा है। बिल्कुल। और तो दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई हैं और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, उनकी श्रीलंका के जो वज़रा हैं उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, उनका तारुफ़ करवाया जा रहा है। और इसके बाद ही जैसे ही तारुफ़ ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी टीम से महिंदा राजापक्से जो श्रीलंका के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से बैनुल-अक़वामी बरादरी से यही कहा गया है और हम अपनी मुल्क की मईशत को यकीनन ट्रेड के ज़रिए ही, तिजारत के ज़रिए ही दुरुस्त राह पर ला सकते हैं। यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा से मोटिव भी रहा है और इसी वजह से अब पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिशें की जा रही हैं कि सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, सरमायाकारों को पाकिस्तान में लेकर आया जाए और इसी के लिए माहौल साजगार बनाया जा रहा है। यही वजह है, संजीदा कोशिशें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से देखी जा रही हैं और 2021 का ये पहला दौरा दोस्त ममालिक में से श्रीलंका का उन्होंने इंतखाब किया। गो के दावत उनको श्रीलंका के वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई थी, लेकिन इसको खुशाइन किरण ज़रूर कहा जा सकता है पाकिस्तान की ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए। एक तो होती है उमूमी पॉलिसी कि जो ममालिक के दरमियान रवा रहती है और दूसरी होती है जो वो फैसले, वो पॉलिसीज़
कि जो मौजूदा हुकूमत जिसके ऊपर काम करे, हुकूमतें जिसके ऊपर काम करें, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ का करवाएं। मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म लाइव स्टॉक के ऊपर खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि इसमें कंडीशंस को बेहतर से बेहतर होना चाहिए, इस पर जोर होना चाहिए। सनत और तिजारत तो है ही, लेकिन ज़राअत पर ख़ास तौर पर जोर होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म बिलखुसूस इन शोबों के ऊपर भी बात करेंगे और इसमें श्रीलंका की मुआविनत की भी जा सकती है और उनसे मुआविनत ली भी जा सकती है। ये चीज़े शोबे ऐसे हैं, ज़राअत और लाइव स्टॉक ख़ास तौर पर अगर कहा जाए। बिल्कुल, और टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। टेक्सटाइल के जो नुमाइंदगान हैं वो भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का यहाँ पर उनके साथ होना तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि कितना वज़ीर आज़म के लिए ये इम्पॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान की सनत को लेके और तिजारत को लेके। अब देखना यह है कि जो असल चीज़ है वो वज़ीर आज़म जो जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे वहाँ से क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। अब वहाँ से जो रिज़ल्ट निकलेंगे तो उससे फिर देखकर अंदाज़ा होगा कि हमारी तिजारत इनके साथ यानी श्रीलंका के साथ कितना बूस्ट कर सकती है, कितना बूस्ट कर सकती है। अभी आपने मेडिकल के शोबे की भी बात की थी, फार्मास्यूटिकल की भी बात की थी। पाकिस्तान में दवाएं हों, सस्ती हों, असली हों, अच्छी हों, हमारे छोटे छोटे से अगर देखा जाए तो ये मसाइल हैं इस सिलसिले में। यहाँ क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि श्रीलंका में जो ये शोबा ये मजबूत शोबा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है, हम कितना बेनिफिट इस सिलसिले में ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस सिलसिले में क्या MOU साइन होते हैं, क्या गुफ्तगू रहती है। बिल्कुल, और मजमूई तौर पर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से की दावत पर दौरा श्रीलंका के पहले मरहले में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। इमरान खान के हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी के साथ साथ जो तिजारती हवाले से वफ़द है वो भी वज़ीर आज़म के हमरा है। इसी के साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।